हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर होगा। आज से हम हाइब्रिडाइजेशन का अपना सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें करते हैं और वो कहानी देखते हैं जहां से हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन के एलिमेंटल फॉर्म की। एटॉमिक नंबर 5, 6, सॉरी, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, ठीक है। तो जब ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में होंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, कार्बन का 1s2 2s2 2p2। अब तो आपको ये बात तो मालूम होगा कि न्यूक्लियस के अगल बगल के शेल में 1s ऑर्बिटल होते हैं, यल सेल में 2s और 2p ऑर्बिटल होते हैं। और आपने अपने 11th 12th के क्लासेस से सीखा होगा कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, वो डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम का आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? आउटर मोस्ट सेल में 2s ऑर्बिटल है और 2s ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो मतलब बेरिलियम जब अपने एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो वो जीरो वैलेंट कहलाएगा। जीरो वैलेंट का मतलब जो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन के वैलेंस सेल में 2s है और 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब बोरॉन की बात करें तो उसका 2s भरा हुआ है और 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब बोरॉन अपने एलिमेंटल फॉर्म में कैसा होगा? मोनोवैलेंट होगा। मोनोवैलेंट का मतलब जो किसी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन की, मोनोवैलेंट, ठीक है। तो कार्बन का वैलेंस शेल में कौन कौन है? 2s है और 2p है। कार्बन की बात करें तो 2s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब जब कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो डाईवैलेंट कहलाएगा। डाईवैलेंट का मतलब वैलेंट, जो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब इनसे बनने वाले कुछ कंपाउंड्स की और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो इसको अभी रहने दो, पहले बात करते हैं हम मीथेन के बारे में, ठीक है। तो मीथेन का हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए तो वो क्या बोलता है? पहले सेंटर में जो है कौन है? कार्बन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और सराउंडिंग का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, 4 हाइड्रोजन है सराउंडिंग में जो कार्बन से ओवरलैप करेंगे। सबके पास 1s1, मतलब यस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सभी ऐसे दिखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखो यार, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है कि आपके सराउंडिंग में टोटल जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने हैं? 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपके सेंटर वाले के पास, किसके पास? कार्बन के पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये के शेल में होगा। बाहर वाले शेल में कौन होगा? ये होगा। यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, 2 तो ओवरलैप कर जाएंगे लेकिन बाकी 2 बच जाएंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है? आप इसको हीट करो, कार्बन को हीट करो। तो कार्बन जब हीट होगा तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा दिखेगा? 2s और 2p, 2s में कितने बचेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 2p में कैसे बचेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैपिंग पॉसिबल है। छोटी सी बात क्या बचती है कि किसी या फिर इनका स्पिन अपोजिट कर दो, ओवरलैप करा दो। कहने का मतलब कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा,
कार्बन का 2px और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा, कार्बन का 2py और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा, कार्बन का 2pz और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा, किसमें? मीथेन के फॉर्मेशन में। ठीक है, अभी इसको इतना रखे रहो और हम इसको रब करते हैं और बात करते हैं दूसरे की। बोरॉन है तो BCl3 कंपाउंड बनाते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि ये कैसा हो गया? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, और जो भी एलिमेंट 4 बॉन्ड बनाता है उसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना, PALENT। मीथेन में कार्बन आपका टेट्रावैलेंट शो करता है। ठीक है, बात करते हैं BCl3 के बारे में। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है और सेंटर में भी कौन है? बोरॉन ही है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन 1s2 2s2 2p1, ये के शेल में होगा। एल शेल में कौन सा होगा? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके बाद कौन है? 3 क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आता ही है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, ये के में होगा, ये यल में, यम सेल में 3s और 3p5 है। ठीक है, तो 3s कैसा होगा? 3s भरा होगा, 3p5 में 3p में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसके में भी यही होगा, 1 2 1 2 3 4 5। इनके पास भी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। अब फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है? आपके सराउंडिंग एटम्स के पास जितने टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके सेंटर एटम के पास भी होना चाहिए। तो टोटल 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरॉन के पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसको हीट करो, एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ और 3 इलेक्ट्रॉन बनाओ। तो हम क्या करेंगे? बोरॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग इनके किसके बीच होगा? ओवरलैपिंग होगा आपका बोरॉन के 2s के बीच और इस क्लोरीन के 2pz के बीच। उसके बाद बोरॉन के 2px के बीच और इस वाले क्लोरीन के 2pz के बीच। उसके बाद इस बोरॉन के 2py के बीच और इस क्लोरीन, लास्ट वाले क्लोरीन के 2pz के बीच क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, इसको भी नोट करके रख लो। अभी एक और बात करते हैं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे देख लो यार, BCl3 में बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो गया? टेट्रावैलेंट हो गया। टेट्रा माने 4 होता है, ट्राइवैलेंट हो गया। ट्राइवैलेंट का मतलब 3, वैलेंट, ट्राइवैलेंट मतलब जो 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसको नोट करो। अब बात करते हैं कौन कौन सा हो गया। हमने कार्बन का बना दिया, मीथेन, BCl3 बना दिया, अब BCl2 बनाते हैं। ठीक है, नोट हो गया। चलो, अब BeCl2 बनाते हैं, BeCl2। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, बाहर वाले शेल में 2s2 ऑर्बिटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 2 क्लोरीन है आपके पास। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p में कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। इनके भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो
बेरिलियम के पास भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, अब बेरिलियम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ, जिससे आपका 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। ठीक है, और एक बात यार नोट करके रख लो, अगर आप किसी को हीट कर रहे हो तो हीटिंग तभी पॉसिबल है जब उस सेल में वैकेंट ऑर्बिटल हो। कहने का मतलब, अगर हम देखो न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, पहले शेल में 1s होता है, दूसरे सेल में 2s और 2p होता है। ठीक है, अगर देखो यार को अगर केस आ जाए कि आपको हीट करना पड़े, तो यहाँ पे क्या है, बेरिलियम के 2s में इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, हीट करोगे तो 2p में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकते हो। क्यों, क्योंकि 2s के बाद 2p वैकेंट मतलब खाली पड़ा हुआ है, तो जंप करके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई आगे की क्लासेस में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे, अगर कोई एलिमेंट में अगर 2p6 2s और 2p6 भरा पड़ा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हीट अपने आप को नहीं लेगा, मतलब अपने आप को कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p में अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2p के बाद 3s आता है, और 3s क्या होता है, के यल यम सेल में होता है। ठीक है, तो अगर कहीं आपको जरूरत पड़े किसी को एक्साइटेड स्टेट पे ले जाने की, तो पहले देख लो कि एक्साइट होके जाएगा कहाँ। अगर इसकी बात करें तो बेरिलियम के 2s से अगर एक्साइट करेंगे तो 2p में जाएगा, वो पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 2s के बाद 2p यल सेल में होता है। ठीक है, आगे की क्लास में एक आगे एग्जांपल करेंगे जिससे आपको अगर ये डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कहाँ पे किसी को हीट मतलब एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकते हैं, कहाँ पे नहीं ले जा सकते। ठीक है, अब इसके लिए बस इतना सा जानते रहो कि एक्साइट तभी करना जब क्या हो, उसके सेल में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है क्या है, या तो क्या हो, वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, वो यही ना बोलता है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या हो, या तो वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। जिसमें हमने क्या किया था, मैग्नीशियम के एग्जांपल से आपको समझाया था। ठीक है, अभी बस इतना जानते रहो। तो क्या होगा, बेरिलियम के 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2p में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके जो पहुंचा है पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो क्या होगा, PCl3 CH4, तो क्या होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है तो बॉन्ड बना सकते हैं। और PCl2 में Be क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है, मतलब ये क्या है, डाई वैलेंट है, वैलेंट 2 बॉन्ड बनाने वाला। ठीक है, तो क्या क्या होगा, किन के बीच बॉन्ड बनेगा, एक सेकेंड, ये क्या है, BeCl2, तो Be के 2s, बेरिलियम के 2s और क्लोरीन के 2pz के बीच बनेगा, और फिर बोरिन बेरिलियम के 2px और आपके क्लोरीन के किसके बीच, 2pz के बीच बनेगा। ठीक है, यही ना बनेगा। तो अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक यही होगा। ठीक है, तो आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत चीज पढ़ा था कि ds ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मीथेन के बारे में। तो मीथेन में क्या क्या हुआ, तो चलो अब बात करते हैं मीथेन के बारे में। ठीक है, तो मीथेन में क्या हुआ था, मीथेन में एक कार्बन का 2s ओवरलैप किया था और एक हाइड्रोजन का s ओवरलैप किया था। फिर कार्बन का ये हो गया 2px ओवरलैप किया था और हाइड्रोजन का s ओवरलैप किया था। उसके बाद कार्बन का 2py ओवरलैप किया था और हाइड्रोजन का s ओवरलैप किया था। फिर कार्बन का 2pz मतलब p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप किया था। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, ps वाले बॉन्ड एक तरह के दिखेंगे और ss वाले बॉन्ड एक तरह के दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद BeCl2 की बात करें तो किन के बीच बॉन्ड बना, ये मीथेन का हो गया BeCl2।
एक 2s के बीच बना और 2pz के बीच बना, उसके बाद 2px के बीच बना और 2pz के बीच बना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है कि ये अलग तरह का दिखेगा और ये अलग तरह का दिखेगा। उसके बाद कौन बच रहा है, BCl3 बच रहा है। BCl3 में क्या क्या है, एक s 2s और 2pz के बीच बॉन्ड बना, उसके बाद 2px 2pz के बीच बॉन्ड बना, उसके बाद 2py 2pz के बीच बॉन्ड बना। कहने का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दो बॉन्ड pp वाले अलग तरह का दिखेंगे और sp वाले अलग तरह का दिखेंगे। अलग तरह का दिखेंगे तो अलग तरह का एनर्जी रखेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि सभी बॉन्ड, ये चारों बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड और ये तीनों बॉन्ड इक्वल शेप साइज एनर्जी के होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो गया, फॉल हो गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये अलग तरह के दिखेंगे क्योंकि ये पीएस की ओवरलैपिंग से बने हैं, पीएस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बने हैं, और ये अलग तरह का दिखेगा क्योंकि ये एसएस ओवरलैपिंग से बना है। लेकिन एक्सपेरिमेंट ने इसको गलत प्रूफ कर दिया है। एक्सपेरिमेंट बोलता है कि चारों मीथेन के चारों बॉन्ड इक्वल शेप साइज एनर्जी वाले होते हैं, BCl2 के दोनों बॉन्ड इक्वल शेप साइज एनर्जी वाले होते हैं, BCl3 के तीनों बॉन्ड इक्वल शेप साइज एनर्जी वाले होते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, वहां से एक नई कहानी का स्टार्टिंग हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि अलग अलग ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बाद भी, अलग अलग ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बाद भी इनका शेप साइज एनर्जी सेम है। इस बात को समझाने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला गया हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक मिनट इसको नोट करो। तो दो साइंटिस्ट थे, पॉलिंग और स्लाटर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसी बात को समझाने के लिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, एक्सपेरिमेंट और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कैलकुलेशन है वो क्यों अलग अलग बात बताते हैं, इस बात को समझाने के लिए पॉलिंग और स्लाटर ने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब इसको नोट करो, आपको सिंपल लैंग्वेज में हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है उसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। चलो, हो गया। ठीक, आपको मालूम है कुछ सालों पहले एक वोडाफोन सिम नाम का कंपनी होती थी और एक आइडिया नाम की कंपनी होती थी, लेकिन आजकल दोनों मिलके क्या बन गए हैं, VI बन गए हैं। तो ठीक है, तो पहले क्या था, एक वोडाफोन था और एक आइडिया था। इसके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स कुछ अलग थे, नंबर ऑफ कस्टमर अलग थे, तो इसका क्या था, इसका एनर्जी डिफरेंस था, एनर्जी कुछ क्या था, डिफरेंट था। और उसके बाद आइडिया की बात करें तो इसके बाद नंबर ऑफ कस्टमर्स कुछ अलग थे। मतलब सपोज कर लो इसके पास 10 करोड़ थे तो इसके पास 9 करोड़ थे, एग्जांपल के लिए समझ लो। ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स अलग थे तो इनका भी क्या था, एनर्जी अलग था। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों ने मिलके क्या, अरे यार कैसे वो लोग का सिंबल होता है VI, ऐसे ही ना होता है, हाँ, दोनों ने मिलके VI बना दिया। अब VI की खासियत क्या है कि इनका एनर्जी भी सेम है, एनर्जी भी सेम है और इनमें नंबर ऑफ कस्टमर भी सेम है, नंबर ऑफ कस्टमर सेम है। जो कस्टमर वोडाफोन बोलेगा कि मेरे 10 करोड़ कस्टमर, नहीं 10 9 19 करोड़ कस्टमर है, तो आइडिया भी बोलेगा VI की वजह से कि मेरे पास भी 19 करोड़ कस्टमर है। पहले क्या था, इनके पास 10 करोड़, इनके पास 9 करोड़ था, मिलके VI बन गए तो एनर्जी सेम हो गया, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर वोडाफोन आइडिया दोनों का सेम हो गया। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें ना दो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे। सपोज कर लो यस की बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं यस पी की बात करते हैं। ठीक है, एक यस बनाओ और एक पी बनाओ। तो आपको मालूम है यस और पी की एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, पी की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है, यस की कम होती है। क्यों, अगर हम 1s और 2p की बात करें तो आपको मालूम है पी वाले
न्यूक्लियस से जितने दूर पे रहते हैं, और जो न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर रहता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी एनर्जी में डिफरेंस है, ठीक है। फिर क्या आएगा, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसकी वजह से ये जब दोनों मिल जाएंगे ना तो इनका एनर्जी सेम हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको वोडाफोन आइडिया के एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। जब दो अलग अलग लोग डिफरेंस एनर्जी वाले, डिफरेंस मतलब स्लाइटली डिफरेंस, हल्का फुल्का एनर्जी में डिफरेंस हो, जिसके 10 करोड़ थे इसके 9 करोड़, जब हल्का फुल्का एनर्जी में डिफरेंस होता है तो वो दोनों जब मर्ज होते हैं तो नए ऑर्बिटल का, ये दोनों मर्ज होंगे तो एक नए ऑर्बिटल का जन्म होगा, जिसका क्या होगा, एनर्जी, शेप, साइज सब कुछ इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, और जब मिलके ये लोग बन जाएंगे यस पी हाइब्रिड, इसको क्या बोलेंगे, जब एक यस और एक पी मिलते मिलके एक सेकेंड, हाँ, जब एक यस और एक पी मिलके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो यस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। उसका शेप कैसा होता है, एक सेकेंड, तो जब एक यस और एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये पॉजिटिव लोब और ये निगेटिव लोब को हम छोटा बनाते हैं, उसके बाद ये दूसरा पॉजिटिव लोब और ये निगेटिव को हम छोटा सा बनाते हैं। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जब ऐसे यहाँ पे क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल थे, जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेके नया शेप बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका एनर्जी नियरली सेम या हल्का फुल्का डिफरेंस था वो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे में मर्ज हुए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, एक दूसरे में ओवरलैप किया और मिलके एक नया ही क्या कर लिया, नया ही स्ट्रक्चर बना लिया, नया ही ऑर्बिटल बना लिया, और जिसका क्या होगा, शेप, साइज, एनर्जी सब कुछ सेम होगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम जो हमने पिछला एग्जांपल 2-3 किया था उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हमने जब मीथेन बनाया था तो मीथेन में क्या था, हमने कार्बन को एक्साइटिड स्टेट में ले गए थे, तो उसके 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, और ये चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे थे। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होगा क्या, ये यस वाला और ये 3p वाला, ये 1 2 3 4 चारों एक दूसरे में मिल जाएंगे और नई ही ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक यस ऑर्बिटल मिलेगा और 1 2 3 p ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। तो जब एक यस और 3 p ऑर्बिटल मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब हम अभी देखो जब sp3 पढ़ेंगे तो आपको पूरा बताएंगे, अभी क्योंकि हमने तीनों एग्जांपल लिया था तो उसको समझ लो कि उनका शेप, साइज, एनर्जी क्यों सेम होगा, ठीक है। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे तो एक नया ही ऑर्बिटल बना लेंगे जिसमें क्या होगा, 2 3 चारों का शेप, साइज, एनर्जी सेम होगा, ठीक है। अभी हम उसका शेप नहीं बना रहे हैं, अभी शेप बना लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। उसका शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा होता है, अभी सिर्फ देख लो, जब हम पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है, प्लस माइनस कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। और ये हर क्या है, हर ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो क्या बोलता है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कि कार्बन का 1s और तीनों p ऑर्बिटल मिलके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेंगे जिनका शेप, साइज, एनर्जी सब सेम होगा। और उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन आके इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन आके यहाँ पे ओवरलैप करेगा,
यहाँ पे ओवरलैप करेगा, यहाँ पे ओवरलैप करेगा, यहाँ पे ओवरलैप करेगा। तो अब देखो ये यस और sp3 ओवरलैपिंग हुआ, जिसकी वजह से सबका शेप साइज एनर्जी सेम होगा। ठीक है, अभी बस इतना जान लो, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, BeCl3 का एग्जांपल लिया था। तो Cl2 का, हाँ Cl2 का एग्जांपल लिया था। तो उसमें क्या किया था, बेरिलियम को एक्साइटेड स्टेट में ले गए थे, उसके 1s 2s में एक इलेक्ट्रॉन बचा था और 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया था। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि जो आपका एक s ऑर्बिटल कौन सा 2s वाला, ये 1s नहीं है, इसका मतलब एक s ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे लिख लो, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिल के नया ही ऑर्बिटल बना लेंगे, जिसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड DISD ऑर्बिटल्स बोलेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ये जब मिल जाएंगे दोनों, तो दोनों का शेप सेम दिखेगा और एनर्जी भी सेम हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे दिखते हैं, ये प्लस, ये माइनस वाला छोटा, ये दूसरा प्लस, माइनस वाला छोटा। ये एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। दोनों का शेप साइज एनर्जी सब सेम है। उसके बाद क्या बच रहा है, क्लोरीन का 2pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। मालूम है ना इतना कि क्लोरीन के जब हम 2p5 को भर रहे थे 1 2 3 4 5, तो ये क्या था, ये होता है आपका 2px होता है, ये 2py होता है और ये 2pz होता है। मतलब क्लोरीन के 2pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो आपका क्लोरीन का 2pz यहाँ पे आके ओवरलैप कर लेगा, प्लस माइनस, दूसरा क्लोरीन का 2pz आके यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो देखो यार, हमने डायरेक्शन तो आपको स्पेसिफाई कर दिया था, डायरेक्शन तो स्पेसिफाई कर दिया था। ये z एक्सिस हम लेंगे, ये y, ये x। देखो यार, आज तुमको समझाते हैं एक्स वाई जेड के बारे में। ये z एक्सिस है, ये x और ये y, दिख रहा है, ये z एक्सिस, ये ब्लू वाला पेन, ये वाला z एक्सिस में, और ये x एक्सिस ऊपर नीचे। देखो यार, z और x एक ही प्लेन में है। ठीक है, z और x एक ही प्लेन में है, और जो आपका y है वो अंदर बाहर है, दिख रहा है, एक प्लेन के अंदर है, एक प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर है। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओवरलैपिंग हुआ कौन सा, P और sp का ओवरलैपिंग हुआ, क्लोरीन के P और इस बेरिलियम के हाइब्रिड sp ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि इनका शेप साइज एनर्जी सब सेम होगा, ये जो बॉन्ड बनेंगे दोनों का शेप साइज एनर्जी सब सेम होगा। ठीक है, इसको, और उसके बाद कौन सा बच रहा था, BCl3 बच रहा था। ठीक है, तो BCl3 में क्या होगा, बेरिलियम को, सॉरी बोरॉन को हमने एक्साइटेड स्टेट में ले गए थे। BCl3 बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1s2 2s2 2p1। तो हमने बोरॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले गए थे, तो ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला गया था, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचे थे और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 2s और 2p। तो वो हाइब्रिडाइजेशन बोलता है कि BCl3 में बोरॉन का ये यस वाला और बोरॉन का यस ऑर्बिटल और दोनों p ऑर्बिटल मिक्स होके नया ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, जिसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल थे, एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बन जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, तो sp2 का शेप साइज एनर्जी सब सेम होगा। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस,
ये माइनस ये प्लस ये माइनस। देखो यार ऐसा ही sp2 का शेप होता है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। उसके बाद कौन बच रहा था, क्लोरीन का 2pz बच रहा था, क्लोरीन का 2pz बच रहा था, तीनों क्लोरीन का। तो वो लोग क्या करेंगे, आके एक यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा, एक यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा और एक यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, डायरेक्शन कैसे होगा, ओवरलैपिंग कैसे होगा, जब हम sp2 पढ़ेंगे तो आपको क्लोरीन बना के भी ओवरलैपिंग करा के दिखा देंगे। ठीक है, अभी कंफ्यूजन तो होगा ही कि ये क्लोरीन तो 2pz में ओवरलैप कर लेगा, लेकिन ये तो y एक्सिस में है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो थोड़ा सा हाँ नॉलेज ले लो कि जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, वो अंदर बाहर नहीं होते, वो एक ही प्लेन एक्स वाई प्लेन मान लो या वाई जेड प्लेन मान लो या एक्स जेड प्लेन मान लो, एक ही प्लेन में होते हैं। बस अभी इतना जानते रहो, जब हम sp2 पढ़ेंगे तो आपको पूरा ही क्लियर बता देंगे। ठीक है, एक सेकेंड देखो ये कैसा दिख रहा है, देखो कुछ ऐसे ही रहेगा। sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर बोलते हैं इसको। ठीक है, एक ट्रायंगुलर प्लेनर, एक ही प्लेन के अंदर होंगे। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है और एक ही प्लेन में होंगे, इसलिए हम प्लेनर बोलते हैं। ठीक है, अब इतना नॉलेज लेते रहो, आगे हम जब बात करेंगे तो आपको समझा देंगे। ठीक है, तो यही तीन हमने जो एग्जांपल लिए थे, जिसकी वजह से आप जान सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिससे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले लिख दे क्या, बड़ा है डेफिनेशन थोड़ा, चलो लिख देते हैं, टाइम बचेगा आपका। तो चलो यहाँ तक बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज अ फिनोमिना in which atomic orbitals of almost same energy in a covalently molecule। देखो यार ये सब बात किसका हो रहा है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड का बात हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, जिनका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होता है, वो क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी एनर्जी को। अब जिनका एनर्जी स्लाइटली इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी का मतलब थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा, तो जो एनर्जी में डिफरेंस था वोडाफोन आइडिया के बीच में, उन्होंने मिल के उसको कवर कर दिया और उसके बाद जब उन्होंने वी बनाया तो उसका एनर्जी सेम हो गया। वही बोल रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूट, फिर से बांटेंगे दियर एनर्जी और एक दूसरे ऑर्बिटल को ओरिएंट कर लेंगे, ओरिएंट देमसेल्फ इन स्पेस एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। ओरिएंट क्यों करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी जो बॉन्ड बनता है, जैसे हम BCl3 की बात कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड बनेगा उनमें बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है। तो BCl3 को तो आप ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन जो BCl3 का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। वही बोल रहा है कि ओरिएंट देमसेल्फ इन स्पेस, कि अपने आप को स्पेस में ऐसा ओरिएंट कर लेंगे, ऐसा दूर दूर पे बैठा लेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन कम हो, जहाँ पे वो स्टेबल ज्यादा हो। अगर ऐसी हम बात करें तो यहाँ पे स्टेबल कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ऐसा वाला शेप अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ओरिएंट देमसेल्फ इन स्पेस एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, जिस और नया ऑर्बिटल बना लेंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे, जिनका इक्विवेलेंट होगा, शेप साइज और एनर्जी सब क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, हाइब्रिडाइजेशन इज अ फिनोमेना in which atomic orbitals of almost same energy in a covalently molecule mix redistribute their energy, orient themselves in space and form new orbitals, hybrid orbitals of equivalent shape, size and energy। ठीक है, इसको नोट कर लो। यहाँ पे आपको समझ में आया कि यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग किया, जिससे क्या हुआ, जो
आटम का बीच क्राउडिंग था, यहाँ पे देखो क्राउडिंग ज्यादा है, क्राउडिंग का मतलब भीड़ ज्यादा है, यहाँ पे आटम्स के बीच भीड़ ज्यादा था, और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग किया तो क्राउडिंग कम हो गई। तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो लेस क्राउडिंग में काम करता है, लेस क्राउडिंग में मतलब भीड़ को कम करता है, सबको दूर दूर बैठाता है, ठीक है। और जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, अगर हम बात करें एक एटॉमिक ऑर्बिटल की और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन से बना होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल ही होगा ना वो ज्यादा ओवरलैप करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले, ठीक है। अगर सपोज कर लो इसके साथ एक यक्स ओवरलैप कर रहा है और इसके साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एक यक्स ओवरलैप कर रहा है, तो जो ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल और यक्स के बीच होगा और जो ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल और यक्स के बीच होगा, तो ये दूसरा वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल और यक्स के बीच बनने वाला ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल और उस यक्स के बीच, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेक्चर लंबा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां हम बात करेंगे इसके हाइब्रिडेशन के वर्किंग रूल के बारे में, ठीक है, और इसके और एप्लीकेशन के बारे में और इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो के लिए इतना है, अगर कोई डाउट बचा हो तो आप जरूर पूछेगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।